आधुनिक भारत का इतिहास है। टाइमलाइन क्या बताई थी मैंने इसकी? अभी तुम लोग अभी तक कंफ्यूज हो कि आधुनिक भारत का इतिहास। अब सुन लो, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अलग अलग लेखक हैं, अलग अलग वो कह के गए हैं। जो आधुनिक लेखक हैं वो क्या कहते हैं और जो पुराने हैं वो क्या कहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास पहले समझ लो। तीन ही है, प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। मध्यकालीन और आधुनिक में क्लियर कर दे रहा हूँ, बचा हुआ प्राचीन हो जाएगा, राइट। मध्यकालीन भारत, मध्यकाल को कुछ लोग बोलते हैं, दो भागों में बांटा है कुछ लोगों ने। कौन सा? एक तो बांटा है आरंभिक मध्यकाल, दूसरा गत मध्यकाल, ठीक है। या पूर्व मध्यकाल, आरंभिक को ही या पूर्व बोल सकते हो, या गत। गत मतलब पीछे का, आरंभिक या पूर्व मतलब पहले का, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत को एक बांटा है आरंभिक, और दूसरा गत। अब समझ लें, ये एक सिंगल किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन है जो लेखक राइटर है उनके बीच में कि वो अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाए कि हम एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या रख दें। जैसे सन तो हम लोगों ने सब पढ़ते जा रहे हैं, एक एक करके एग्जैक्ट टाइम दे रहे हैं कि प्रथम मराठा कब हुआ, द्वितीय मराठा। यहाँ पे कोई वो एक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ना लेखकों के पास है ना किताबों में। अलग अलग किताबों में देखोगे, लेकिन फाइनल निष्कर्ष ये है कि कुछ लोग मानते हैं ये 6वीं सदी से शुरू हुआ, लेकिन मेनली इसको मानते हैं 7वीं 8वीं सदी से, ठीक है। कौन सा मध्यकाल? आरंभिक मध्यकाल। कब तक? 11वीं सदी तक। गत मध्यकाल को मानते हैं कब से? 11-12वीं सदी, मीन्स 12वीं कर लो यहाँ, 12वीं सदी से कहाँ तक? कुछ लोग मानते हैं 18वीं सदी तक, पलासी तक। जब तक अंग्रेजों ने आके पहला साम्राज्य स्थापित नहीं कर लिया, तब तक क्या होगा? गत मध्यकाल रहेगा। आधुनिक इतिहासकार यही मानते हैं कि मध्यकाल, जब तक अंग्रेजों ने पहला युद्ध, मीन 1757 है, 1750 से वो मानते हैं कि 1750 तक गत मध्यकाल रहा तुम्हारा, ठीक। अब जो आधुनिक वो हैं लेखक, वो ओवरऑल मानते हैं। तो उनका कहना है कि ये 12वीं सदी से 18वीं सदी तक था। 18वीं सदी मतलब 1701 से शुरू हो गई 18वीं सदी, और 1799 1800 तक रहेगी। तो ये बोल रहे हैं कि 12वीं सदी से शुरू हुआ, 18वीं सदी तक रहा। कौन सा? पूरा मध्यकाल। आधुनिक लेखक बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो प्राचीन लेखक हैं उनका मैंने बता ही दिया, वो क्या बोल रहे हैं, दो पार्ट में बांटा। प्राचीन लेखकों के हिसाब से आधुनिक काल कब तक है? उन्होंने आधुनिक काल को भी दो भागों में बांट दिया। आधुनिक काल को कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा होगा भाग? प्रारंभिक और गत, इसमें भी होगा। या पूर्व आधुनिक काल, और गत आधुनिक काल। ठीक। पूर्व आधुनिक काल मतलब आधुनिक काल के पहले का समय, या आधुनिक काल शुरू ही हो रहा है, अभी आया नहीं पूरी तरह से। इसका मतलब ये हुआ, तो इन्होंने बोला है ये 1526 मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही ये शुरू हो गया था, ठीक है। और 1526 से कब तक? पूर्व आधुनिक काल 1750 तक, और 1750 से अभी तक करंट में ये चल रहा है गत आधुनिक काल। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो आधुनिक काल के लिए क्या बोल रहे हैं?
आधुनिक इतिहासकार आधुनिक काल के लिए क्या बोल रहे हैं, कब से? वो बोल रहे हैं 1750, मतलब 18वीं सदी के अर्ध से 18वीं सदी के बीच से शुरू होता है, जबकि पहला मुगल साम्राज्य विस्थापित हो गया था, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया, तब वो यहाँ की नीतियों को प्रभावित करना शुरू किए, तब से। तो हम लोग मेनली आधुनिक काल मानते हैं 1750 से। लेकिन इसके बारे में समझने के लिए हम कहाँ तक जाते हैं, जब से यहाँ विदेशियों का आगमन शुरू हुआ। अभी सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि या तो दो भाग में डिवाइड कर लो, गत आधुनिक काल और पूर्व आधुनिक काल, तो दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगे। और गत मध्यकाल और कुछ इतिहासकार मतलब ये 15वीं सदी से 18वीं सदी तक को गत मध्यकाल का भी भाग मानते हैं। श्योर है गत मध्यकाल होगा, क्योंकि आधुनिक काल हम कब से मान रहे हैं, 1750 से। अब हम लोग 1750 से मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों की 3 टाइप की नीतियाँ बनी हैं, किसी भी क्षेत्र में वो 3 प्रकार से चले हैं, अलग अलग कालखंड में। तो पहला कालखंड हम लोग ले लेते हैं 1750 से कब तक, ठीक है। इसके बारे में बोलते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक उपनिवेशवाद का काल। (1813 से 1858) ये होगा औद्योगिक क्रांति, इस टाइम आ गई थी वहाँ पे। औद्योगिक क्रांति का काल। फिर 1858 से 1947 वित्तीय उपनिवेशवाद का काल। हो गया। क्या होता है वाणिज्यिक उपनिवेशवाद? व्यापारिक उपनिवेशवाद क्या होता है? वाणिज्य व्यापार का नाम सुना होगा, है ना। क्या होता है वाणिज्य व्यापार? सुना है, जान रहे हो, हेजिटेशन निकालो अपनी अंदर की, ठीक है, और बोलो, तब समझ में आएगा कि हाँ अंदर सोच क्या रहे हो। व्यापार, पहले वो आए थे क्या करने? व्यापार करने। व्यापार के लिए ही उन्होंने इंडिया को क्या किया था? उपनिवेश बनाया था। अब पहले क्या करते थे, मैंने बताया, वो लोग बुलियंस लेके आते थे, है ना। बुलियंस लेके मतलब महंगी सोने और चांदी, कीमती धातुएं लेके आते थे, उसके बदले में यहाँ से सामान लेके जाते थे। क्या क्या? मेनली मसाला, कपड़ा, मलमल, सोरा वगैरह, ये सब, ठीक, ये सब लेके जाते थे यहाँ से, और वहाँ से महंगी वस्तुएं दे के जाते थे। अब उन्होंने यहाँ पे उपनिवेश बनाया, तो इसलिए बनाया था कि अब व्यापार हम पहले इंडिया के पक्ष में है। अभी जैसे चाइना इंडिया की बात होती है, तो इंडिया चाइना के बीच में 90 अरब डॉलर का व्यापार होता है। पिछली साल 97 अरब डॉलर का हुआ था, जिसमें इंडिया का सिर्फ 35 अरब डॉलर था। जो इंडिया क्या करता था, उनको निर्यात करता था, बाकी वो हमको आयात कर रहे हैं। तो हमारा व्यापार घाटा 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का था, समझे। मीन्स 50 अरब डॉलर हम हर साल चाइना को दे देते थे पैसा। बहुत बड़ी रकम होती है 50 अरब डॉलर। तो सेम पहले होता था कि इंडिया के पक्ष में था। इंडिया को अगर सोने की चिड़िया बोलते थे, तो वो इसलिए नहीं बोलते थे कि यहाँ सोना भरा था, इसलिए बोलते थे कि ये सारे दुनिया भर के आदमी यहाँ से खरीदने आते थे और सोना दे के जाते थे। तो इतना व्यापार हमारे पक्ष में था कि सारी जगह से पैसा हमारे यहाँ आता था, ठीक है, इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। वो अब इस मूड में आए थे यहाँ पे, इस काल के बीच में वो इस मूड में थे कि हम व्यापार संतुलन अपने पक्ष में कर लें। एक व्यापार संतुलन करके वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो व्यापार संतुलन ये होता है कि जिस देश में आयात जैसे हमारा ज़्यादा है, आयात हमारा ज़्यादा है और निर्यात कम है, तो हमारा क्या होगा? व्यापार संतुलन सामने वाले के पक्ष में होगा। क्योंकि आयात क्या होता है? जो चीज़ें हम मंगा रहे हैं, निर्यात जो हम भेज रहे हैं,
जब हम मंगा ज़्यादा पैसे की रहे और भेज कम पैसे की रहे, मीन्स क्या हो रहा है, हमको घाटा हो रहा है। अब व्यापार संतुलन अगर इंग्लैंड को अपने पक्ष में करना है तो वो क्या चाहते थे कि इंडिया के पैसे से ही चीज़ें खरीद के हम अपने यहाँ लेके आएँ, यहीं पे पैसा कमाएं, इसी से हम लेके आएँ चीज़ें खरीद के, ठीक है। तो पहले इनकी ये नीति थी। तो ये हो गया वाणिज्यिक और व्यापारिक उपनिवेशवाद, कि भारतीय पैसे से ही भारतीय वस्तुओं को खरीदना और व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करना, ठीक। अब दूसरा उपनिवेशवाद का काल आया इनका। उपनिवेश क्या होता है, मैंने बताया था, किसी भी अन्य देश को डराकर धमकाकर उस पर कब्जा करके युद्ध या संधि द्वारा नियंत्रण करके उस देश का आर्थिक और राजनीतिक शोषण करना, समझे। किसी अदर देश को डराया हमने, धमकाया, या उस पर कब्जा ही कर लिया युद्ध द्वारा, या कोई ऐसी संधि के लिए बाध्य करा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं, पैसा भी उसका लूट रहे हैं, लेके जा रहे हैं, प्लस राजनीतिक शोषण भी कर रहे हैं, लोगों को कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, अपना चला रहे हैं। ये क्या होता है, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, ठीक है। अब उपनिवेशवाद तुम्हारा ये है, तो दूसरा उपनिवेशवाद का काल क्या, कौन सा आया, औद्योगिक क्रांति का काल। 1770 में क्या हुआ, 1770 के दशक में ब्रिटेन में जबरदस्त औद्योगिक क्रांति हुई। जेम्स वाट थे, उन्होंने क्या किया, भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया, है ना। कपड़े बनाने वाले कारखाने लग गए, कपड़ा बनाने वाले, भाप का इंजन बन गया तो अब कारखाने लग जाएंगे ना, ठीक। तो वहाँ से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्पात भी वहीं पे था ब्रिटेन का। जब मैं पढ़ाऊँगा वर्ल्ड हिस्ट्री तो उसमें आएगा ये तुम्हारा औद्योगिक क्रांति। उसमें तुमको समझ में आएगा कि सारी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल बन गई थी कि दुनिया के सारे देश पीछे रह गए। औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हो गई, ब्रिटेन में। हमारे यहाँ हाथों से कपड़े बना रहे हैं, वो लोग मशीन से बना के ला रहे हैं। हम एक दिन में 5 बनाएंगे, वो ट्रक भर देंगे एक दिन में, कई सारे ट्रक। अब वो पूरा कपड़ा यहाँ पे पटक के जा रहे हैं, प्लस उनकी कीमत भी कम हो गई। जो चीज़ हम 150 रुपये में बना रहे हैं वो 50 रुपये की बना रहे हैं। आज चाइना क्यों छाया हुआ है दुनिया में, क्योंकि वो चीज़ें सस्ती दे रहा है, क्वालिटी वही रख रहा है ना। कहते हैं हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट तो चाइनीज ही हैं, कोई नहीं मिल रहा है तुमको, ठीक। तो वो सस्ती हो गई चीज़ें, अब दुनिया के सारे मार्केट में जाने लगी। जब सारे मार्केट में छा जाएगा तो ब्रिटेन पैसे से बहुत समृद्ध हो जाएगा। तो 1770 के दशक में इसके साथ यही हुआ। यहाँ पे आ गई औद्योगिक क्रांति ज़बरदस्त। बाकी जो इसके साथ के देश थे, पुर्तगाल, फ्रांस वगैरह, जो इनके टक्कर दे रहे थे, डच, हॉलैंड वगैरह, वो क्या हो जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। अब इनसे जब पीछे छूट जाएंगे तो इनको क्या चाहिए होगा, एक तो चाहिए होगा कच्चा माल। कच्चा माल जानते हो क्या होता है, रॉ मटेरियल, सुना है किसी ने। जैसे चीनी बनती है, चीनी के लिए क्या चाहिए होता है, गन्ना। गन्ना हो गया कच्चा माल। गन्ना जहाँ होगा, चीनी बनानी है तो पहले गन्ना जाएगा, फिर वो प्रोसेस होगा प्लांट में जाके, फिर बनेगी शुगर। शुगर क्या होगा, उत्पाद बनने के बाद जो उत्पाद बना। लेकिन शुगर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले कच्चा माल, रॉ मटेरियल, वो हो गया गन्ना। ऐसी कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, कपास, है ना। हाँ, वही धागा, मतलब कपास से ही बनता है धागा, फिर कपड़ा बनता है, कपड़ा बुनाई होती है। तो मेनली कपास चाहिए हमको। लोहा, इस्पात का उत्पादन करना है तो लोहा तो चाहिए ही चाहिए, प्लस कोयला चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। तो ये सारे कच्चे माल हो गए। ब्रिटेन में ये सारी चीज़ें थीं। परिवहन की व्यापक सुविधाएं थीं। जनसंख्या ब्रिटेन की बहुत बढ़ रही थी उस टाइम, और टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार हो गया। जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो यहाँ औद्योगिक क्रांति आ जाएगी। 1770-75 तक औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाएगी। अब ये क्या करेंगे, अपने जो तैयार उत्पाद हो रहे हैं उनको बाज़ार चाहिए। बाज़ार चाहिए तो इनको उपनिवेशवाद में, ये अपने उपनिवेशों में क्या करेंगे, अपनी नीतियों में परिवर्तन करेंगे। वहाँ के उद्योगपतियों का इनके ऊपर दबाव आएगा कि नीतियों में परिवर्तन करो, क्योंकि उद्योगपति ही संसद में बैठ जाएंगे। वहाँ के उद्योगपतियों का संसद में अच्छा खासा प्रभाव होगा। फिर दूसरी चीज़, किसी भी देश में जहाँ पे अभी जैसे इंडिया में अभी पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। पूंजीवादी मैंने बताया था क्या होता है, निजी क्षेत्र के पास औद्योगिक गतिविधियाँ हों। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट कंपनी, और सरकार कोई ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। सरकार ने एक बार नियम कानून बना दिए, ये फॉलो करो, कोई भी कंपनी खोल सकता है। बीच बीच में आगे डेली सरकार बता नहीं रही है, नहीं ये गलत कर दिया वो, ठीक।
तो ये हो गया पूंजीवाद। ब्रिटेन में पूंजीवाद है तो उद्योगों की चलेगी जो उद्योगपति हैं। जब उद्योगपतियों की चलेगी तो वो सरकार पे दबाव बनाएंगे कि नीतियाँ थोड़ी सी ऐसी करो जिससे कि एक तो हमको कच्चा माल मिले, दूसरा क्या मिले, उत्पाद को बेचने के लिए बाज़ार मिले। तो ये दशक में ये सारी नीतियाँ इस हिसाब से चलेंगी औद्योगिक क्रांति से। तो औद्योगिक क्रांति का काल आ जाएगा। आ गया समझ में, कोई डाउट? तीसरा होगा वित्तीय उपनिवेशवाद का काल। वित्तीय क्या होता है? पैसा। वाणिज्यिक या व्यापारिक और वित्तीय में अंतर है कुछ? अपना एक वित्त मंत्रालय अलग होता है, वाणिज्य मंत्रालय अलग होता है। कुछ तो अंतर होगा जब दो दो मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय हैं दोनों। शायद निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री हैं, इसके पहले वाणिज्य मंत्री थी। दोनों बड़े मंत्रालय हैं, है ना। व्यापारिक और वाणिज्यिक होता है व्यापार से संबंधित, वित्तीय क्या होता है? पैसे से संबंधित। ठीक। वित्तीय उपनिवेशवाद का काल मतलब ब्रिटेन में क्या होगा, एक टाइम जब इतना उत्पादन हो गया, अब वहाँ पे आएगी आर्थिक मंदी। जो विकसित देश हैं, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा तो देखोगे विकसित देशों में मंदी बनी ही रहती है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन वहाँ की मांग से ज़्यादा हो रहा है। जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो मंदी रहेगी। अपने यहाँ क्या है, जितना तुम बना दो उतनी बिक जाएंगी चीज़ें। वहाँ पे ऐसा है नहीं, लोगों के पास ऑलरेडी उतनी चीज़ें हैं। जब उतनी चीज़ें लोगों के पास है तो वो क्या होंगे, मांग की कमी होगी। ठीक। तो वित्तीय उपनिवेशवाद के काल में क्या होगा, जब इस समय तक ये लोग पैसा कमा लेंगे, उत्पाद बना लेंगे, फिर वहाँ पैसा लगाना, नया पैसा इन्वेस्ट करना लाभदायक नहीं रहेगा। अगर आपने 1 लाख लगाया तो पता चले उस पर 1 साल में 5,000 ही मिल रहा है फ़ायदा, तो वहाँ के उद्योगपति क्या करेंगे, सोचेंगे कि कहीं और जाएं जहाँ पे मजदूरी भी, प्लस जहाँ पे भी विकास हो जाता है वहाँ पे मजदूरी रेट भी बढ़ जाते हैं। लोग क्यों करेंगे सस्ते में काम जब तुम बहुत कमा रहे हो? प्लस इनके पास पैसा इतना इकट्ठा हो जाएगा जमा कि चाहेंगे कि बैंक में रख के हम क्या कर रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो इस काल में क्या करेंगे, वहाँ के उद्योगपति इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? रेलवे में। मेनली ये रेलवे में डाल देते हैं। कितने साल के अंदर? 50 साल के अंदर ये 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तुम लोग को मतलब आश्चर्य होगा कि जो हमारा स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता के पहले तक इन लोगों ने 52,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई थी, और उसके बाद सिर्फ 12 से 13,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी हमारे 50 साल में अभी। अब समझ लो इनको कितना, अभी जब मैं पढ़ाऊँगा इनका नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, तो समझ में आएगा रेलवे इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। रेलवे से उन्होंने पूरी इंडिया पे बाज़ार पे कब्जा कर लिया था। यहाँ के गांव-गांव तक किसानों की और हर उद्योगपति की हालत ख़राब कर दी थी रेलवे से। हम लोग को लग रहा है कि हमारे लिए लेके आए थे, सुविधा हो गई थी। कुछ फ़ायदे हमको भी हुए, लेकिन मेनली जो भी वो काम करेंगे वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख के आएंगे। हमारा उपनिवेश मजबूती हो, हमारे जिस उपनिवेश में हम, ढांचा मजबूत हो प्रशासनिक हमारा, कोई खतरा उत्पन्न ना हो, प्लस जितना भी धन का दोहन हम यहाँ से कर सकें कर लें। सारी नीतियाँ इसको देख के बनेंगी। तो औद्योगिक क्रांति बता दिया। वित्तीय उपनिवेशवाद में यही होगा। पैसा वो लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे करके रेलवे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिंचाई में करेंगे, बैंकिंग व्यवस्था में करेंगे, परिवहन में तो रेलवे ही आ गया, उद्योग में कुछ खास उद्योग लगेंगे नहीं, और कृषि में थोड़ा बहुत सिंचाई में करेंगे। ठीक। कृषि में भी कौन सी फसलों में? चाय, कॉफ़ी, नील वगैरह, जो जिसको कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप मतलब नगदी फसल होती है, ये नगद में पेमेंट होता है इनका। ठीक है। जैसे तुम नील की खेती कर रहे हो, तुरंत बेच दोगे, तुमको पैसा मिल जाएगा। गेहूं वगैरह तो खाने के लिए उगा रहे हो, ये तो सिर्फ बेचने के लिए उगा रहे हो ना। कॉफ़ी तुम कर रहे हो, तो कॉफ़ी की खेती किस लिए कर रहे हो? बेचने के लिए, सिर्फ मार्केट के लिए कर रहे हो ना। तो ये हो गई नगदी फसल। ठीक। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी का पार्ट है, धीमे धीमे तुमको समझ में आ जाएगा, अभी सुन लो सिर्फ। ठीक। तो हो गया तीनों उपनिवेशवाद के काल। अब हम लोग ऐसे ही चलेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे पहले कब तक पढ़ लेंगे, यहाँ तक या यहाँ तक, इसका काल अलग रहेगा, तो वो नीतियाँ बाद में पढ़ेंगे जब वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे।